कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत विद्यार्थियों, आज मैं आलोक धनवा की कविता पतंग की व्याख्या आपके सामने मौखिक रूप से स्पष्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले एक महान गज़लकार निदा फाजली की प्रेरणा देने वाली कुछ पंक्तियों को आपके सामने रखता हूँ। आभार है उनका, फाजली जी का, कि आपने अपनी शायरियों के ज़रिए हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि खुदा के हाथ में मत सौंप सारे काम को, खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, बदलते वक्त पे कुछ अपना इख्तियार भी रख। इख्तियार रखने का मतलब है प्रभुत्व रखना, कंट्रोल रखना। आपको भी केवल परमात्मा के भरोसे अपनी सफलता के लिए नहीं बैठना है। आपको समय पर अपनी पकड़ बनाकर अपनी तैयारी को अपने लक्ष्य के अनुरूप करते रहना है, डालते रहना है। शुरुआत करते हैं कि पतंग कविता में वास्तव में कवि ने किन बातों पर ध्यान देने के लिए आपको खींचा है, अपना ध्यान किन बातों पर ध्यान केंद्रित आपको करना है। पहली बात है, इस कविता में शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। विभिन्न प्रकार की ऋतुओं में एक शरद ऋतु आती है, तो शरद एक ऐसे बालक के रूप में आपके सामने कवि ने रखा है जो अपनी साइकिल लेकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों की टोली को अपनी तरफ बुलाने के लिए चमकीले इशारे करता है। तो इस प्रकार शरद ऋतु का मनुष्य यानी बालक की तरह व्यवहार करता हुआ बताना शरद का मानवीकरण है। यह इस कविता का एक मूल बिंदु है। इसके अतिरिक्त आप महसूस करेंगे, नंबर 2, ऋतु परिवर्तन के साथ शरद ऋतु के आते ही मौसम में अनुकूलता का बढ़ना आप महसूस करोगे। प्रकृति का मानव हितकारी रूप आप देखोगे। बाल मनोविज्ञान, बाल पवित्रता, निर्मलता, निडरता, कल्पनाशीलता, आत्मविश्वास, ये जो बच्चों के गुण होते हैं, बाल सुलभ मानवीय गुण होते हैं, उनकी तरफ भी कवि ने इशारा किया है। बच्चों के स्वभाव को पतंग के स्वरूप के माध्यम से आपके सामने दोनों में एक रूपता कवि ने उजागर की है। इसी तरह पतंग उड़ाते बच्चों के उत्साह को, रोमांच को, जानलेवा कंडीशन से, दुख भरी कंडीशन से जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो बच्चों का जो व्यवहार है उस पर आपका ध्यान केंद्रित किया है। बिंब योजना भी इस कविता में आप देखेंगे, दृश्य बिंब है, ध्वनि बिंब है। शुरुआत करते हैं कुछ आरंभिक पंक्तियों पर। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। भादो यानी भाद्रपद मास, जिस समय बारिश सर्वाधिक होती है, कवि ने संकेत किया है कि ऋतु चक्र के अनुसार भाद्रपद मास चला गया है, और भाद्रपद मास चले जाने के साथ ही जो तेज बौछारें भाद्रपद मास में हुआ करती थी, अतिवृष्टि की जो स्थिति बना करती थी, अब वातावरण उस अतिवृष्टि के प्रभाव से मुक्त हो चुका है। आसमान जल से भरे बादलों से रहित हो चुका है, तो संपूर्ण आसमान पतंग उड़ाने के अनुकूल है। और ऐसे भाद्रपद मास के बीत जाने पर शरद ऋतु के आगमन के साथ ही आसमान में पूर्व दिशा में जब उस सूर्योदय के समय लालिमा छाती है, तो वह लालिमा आसमान के जिस स्वरूप को लेकर हमारे सामने आती है, उसकी तरफ संकेत करते हुए कवि ने लिखा है कि सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद ऋतु के सुबह होते ही आसमान के जो रक्तिम लालिमा से युक्त स्वरूप को कवि ने यहाँ पर कंपेयर किया है खरगोश की लाल आंखों से। यानी कवि ये कहना चाह रहे हैं कि शरद ऋतु के आगमन से ही, जैसे ही भाद्रपद महीना बीतता है, जल से रहित आसमान में जब सूर्य उदय होता है, तो उसकी जो लालिमा, संपूर्ण प्रकार की सुंदरता बिखरते हुए हमारे सामने आती है, देखने वाले के सामने आती है। तो कवि ने उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उसका वर्णन करते हुए लिखा है कि वह सवेरा इस प्रकार का लालिमा युक्त सुंदर रूप लिए हुए हैं, जैसे खरगोश की आंखें लाल हो, यानी जैसे खरगोश की आंखें लाल होती है, आकृष्ट का भाव उत्पन्न करने वाली होती है, वैसे ही शरद ऋतु के शुरुआत में भाद्रपद महीने के बीतने के बाद आसमान की लालिमा खरगोश की लाल आंखों जैसी नजर आती है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। प्रश्न यहाँ पर पुल किसे कहते हैं? तो ऋतुओं के चक्र को बिताकर पुनः नए वर्ष में शरद ऋतु का आना बताने के लिए कवि ने लिखा है कि मानो शरद नामक बालक अपनी नई चमकीली साइकिल को लेकर एक
पुल को पार करते हुए बच्चों की टोली को अपनी तरफ बुला रहा है। यानी कवि ये कहना चाह रहे हैं कि शरद ऋतु का आगमन एक विशेष प्रकार की ऋतु चक्र के जरिए होता है। पुरानी शरद ऋतु बीतने के बाद अनेक प्रकार की ऋतुओं का समय समय पर आगमन हुआ है। अब सारी ऋतु चली गई तो पुनः शरद का आना हुआ है। तो इस प्रकार शरद ऋतुओं के ब्रिज को, पुल को पार करते हुए आया है। ये बताने के लिए कवि ने लिखा है, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। प्रश्न है कि ऋतुओं के पुल को पार करता हुआ शरद नामक बालक अपनी नई चमकीली साइकिल को चलाते हुए उसकी घंटी को जोर जोर से इसलिए बजा रहा है ताकि उसकी मित्र मंडली के वे बालक जो एक झुंड की तरह पतंग उड़ाने में मशगूल है, पतंग उड़ाना चाहते हैं, उनको वह जोर जोर से बजाई जाने वाली घंटी से अपनी तरफ बुला सके। तो इस प्रकार वह जोर जोर से घंटी क्यों बजाता है? ताकि उनकी मित्र मंडली पतंग उड़ाने के कार्य के लिए, काम के लिए उसके आसपास आकर उपस्थित हो जाए। अब नई चमकीली साइकिल से रचनाकार ने कहा है कि बालक हमेशा सुंदर चीज़ों को एकत्र करने, सुंदर चीज़ों को पाने के लिए लालयित नजर आते हैं। और वैसे यहाँ पर रचनाकार संकेत करना चाह रहे हैं कि शरद ऋतु के आते ही आसमान में सूर्य की जो किरणें हैं वो पूर्ण रूप से एक विशेष चमक को लेकर, विशेष आभा को लेकर आसमान और धरती दोनों के सौंदर्य को बढ़ाती है। तो उसी आभायुक्त वातावरण की तरफ इशारा करने के लिए रचनाकार ने चमकीली साइकिल शब्द प्रयोग में लिया है। अब शरद क्या व्यवहार कर रहा है, किसको बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। चमकीले इशारों से बुलाते हुए कौन बुला रहा है? शरद नामक बालक। चमकीले इशारों का मतलब है मनमोहक संकेतों के जरिए। और यहाँ चमकीले शब्द आप संकेत करें तो प्रकृति भी संपूर्ण रूप से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के अनुकूल है। आसमान एकदम निरभ्र यानी बादलों से रहित है। सूर्य की किरणें मनमोहक है, सुंदर है, आंखों को चुभने वाली नहीं है। धरती पर सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से फैल रहा है, सारी वस्तुएं स्पष्ट नजर आ रही है। तो ऐसा लगता है कि मानो शरद नामक बालक ने पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए संपूर्ण प्रकृति और आसमान को अनुकूल बना दिया है। तो प्रकृति मनुष्य के अनुकूल होती है, इसको बताने के लिए रचनाकार ने ये पंक्ति आपके सामने रखी है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। अब शरद ऋतु के आगमन के साथ ही शरद नामक बालक ने यानी प्रकृति ने संपूर्ण आसमान को मुलायम बना दिया है। अब मुलायम इसलिए बनाया ताकि जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं उनकी पतंगें प्रकृति की किसी प्रकार की बाधा का शिकार न बने, उनके पतंगे ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। यानी रचनाकार यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि बच्चे हमेशा पतंग का चयन करते समय सबसे हल्की और रंगीन अपने चॉइस के रंग के अनुसार पतंग खरीदते हैं। तो रचनाकार ये कह रहे हैं कि शरद ने आसमान को मुलायम इसलिए बनाया है ताकि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ यानी पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छू सके, और दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब रचनाकार ने इस पैराग्राफ के माध्यम से शरद ऋतु के चमकीले इशारे के कारण की तरफ संकेत किया है कि शरद ऋतु ने आसमान को मुलायम इसलिए बनाया है ताकि पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए प्रकृति अनुकूल बन सके, ताकि दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज़ यानी पतंग, दुनिया का सबसे पतला कागज़ यानी पतंग, जो जिसमें बाँस की दो खपचियों का उपयोग होता है, एक खपची कमानी यानी धनुष की तरह पतली होती है, तो वो बाँस की पतली कमानी बाँस की पतली कमानी पतंग के रूप में आसमान की ऊंचाइयों को छू सके, और उनके साथ साथ जैसे जैसे ऊंचाइयों को छूने योग्य पतंग बन जाएगी, वैसे वैसे शुरू हो सके बाल मंडली की सीटियों का वातावरण, उनकी किलकारियों का वातावरण संपूर्ण आसपास के दसों दिशाओं में गूंज सके। और ऐसा आसमान को मुलायम बनाने का अंतिम कारण कवि ने बताया है
कि ताकि बच्चों की जो काल्पनिक रंगीन मनमोहक दुनिया है उसको कवि ने हाईलाइट किया है। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, यानी तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया किसे कहा है? बच्चों की दुनिया को। बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, रंग बिरंगे मनमोहक स्वभाव व व्यवहार करने वाले होते हैं। तो कवि ने यहाँ पर बाल व्यवहार की तरफ, बच्चों के मनमोहक सौंदर्य की तरफ इशारा भी किया है। तो आसमान के मुलायम बनाने के कारण आपके सामने आए हैं, और साथ में पतंग किस क्वालिटी की बच्चे लेकर आते हैं तो उसकी तरफ भी रचनाकार ने इशारा किया है। अब बच्चों के स्वभाव की तरफ इशारा करते हुए रचनाकार बोल रहे हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यानी कवि ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे जन्म से ही कपास लेकर आते हैं। यहाँ कपास का मतलब सामान्य अर्थ होता है रुई, लेकिन यहाँ पर कपास के जरिए कवि ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे जन्मजात, जन्म से ही निर्मल होते हैं, पवित्र मन वाले होते हैं। तो बच्चों की मन की निर्मलता और पवित्रता को रचनाकार ने कपास शब्द से व्यंजित करने की यहाँ कोशिश की है। जैसे जैसे बच्चे पतंग उड़ाने में मशगूल होते हैं, खतरनाक परिस्थितियों की तरफ बढ़ते हैं, मानो धरती भी एक माँ की तरह उनके उनके कदमों को संभालने की, आधार देने की कोशिश करते हैं। रचनाकार ने लिखा है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। किनके बेचैन पैरों के पास आती है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के बेचैन पैरों के पास। यहाँ दो बातें रचनाकार संकेत करना चाह रहे हैं। एक तरफ तो वे कहना चाह रहे हैं कि पतंग उड़ाने के क्रम में बच्चे कई मीटर तक एक स्थान से दूसरे स्थान की ज़मीन को माप लेते हैं, और उनके पैरों के नीचे धरती का स्वरूप एक आधार बनकर उनके पैरों के नीचे धरती आती रहती है। मानो पतंग उड़ाने वाले बच्चों की केयर करने के लिए माताएं हमेशा क्या करती है, उनकी अपनी देख रेख में बच्चों को पतंग उड़ाने का एक वातावरण उपलब्ध करवाती है। यानी माँ पतंग उड़ाने वाले बच्चों की केयर करती है, वैसे ही जैसे पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यानी कुल मिला के दो बातें यहाँ पर है कि बच्चे जो पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाने के क्रम में ऐसा व्यवहार करते हैं मानो पूरी धरती को माप आते हैं, और धरती भी एक माता की तरह हमेशा उनको गिरने से बचाती है, उनकी सुरक्षा करती रहती है। तो वात्सल्य का भाव यहाँ पर आया है। अब कवि ने लिखा कि जब वे दौड़ते हैं बेसुध, पतंग उड़ाने वाले बच्चे होश हवास खोकर पतंग पर ध्यान केंद्रित करके आसमान के खतरों से, आसपास के खतरों से अनजान होकर पतंग उड़ाते हैं। ऐसा लगता है कि वे बेसुध होकर पतंग उड़ा रहे हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर, तो छतों को भी नरम बनाते हुए। यानी पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए प्रकृति कठोर नहीं होती है, वातावरण कठोर नहीं होता है, सूर्य की चुभती हुई धूप दुखदायी नहीं होती है। तो ऐसा लगता है कि मानो वे पतंग उड़ाने के प्रयास में ही अपने बाल व्यवहार से ही संपूर्ण कठोर छत को मुलायम बना देते हैं, नरम बना देते हैं, संपूर्ण कठोर वातावरण को अपने अनुकूल बना देते हैं। यानी ब्रैकेट में जैसे मैंने लिखा है, बच्चे हर कठिन परिस्थिति को अनुकूल बना लेते हैं। अब वे जब पतंग उड़ाने के क्रम में छत पर एक किनारे से दूसरे किनारे तब दौड़ कर जाते हैं, चल कर जाते हैं, तो जो आवाज़ मुखरित होती है, सीटियों किलकारियों से दसों दिशाएं जो गुंजायमान हो जाती है, उस समय एक संगीत का वातावरण निर्मित होता है। तो कवि ने उसकी तरफ इशारा करते हुए लिखा है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यानी जैसे जैसे वे पतंग उड़ाने के लिए दौड़ भाग करते हैं, चलते फिरते हैं, तो छत से जो आवाज़ आती है, उनकी सीटियों किलकारियों से जो आवाज़ आती है, मानो वे बच्चे संपूर्ण दिशाओं को मृदंग यानी ढोलक की तरफ बजाते हुए संपूर्ण सुनने वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं, और हर श्रोता के कानों को एक विशेष प्रकार की ध्वनि, राग और सुंदर मनमोहक संगीत को कानों में घोलकर आनंद देने की कोशिश करते हैं। जैसे मृदंग पर जैसे ही हाथ की थाप पड़ती है, तो जो संगीत मुखरित होता है, वो मुखरित संगीत हर श्रोता के आनंद का कारण बनता है, हर श्रोता के कानों में आनंद घोल देता है। वैसे पतंग उड़ाने वाले बच्चों के पैरों से जो छत आवाज़ करती है, सीटियों किलकारियों से जो दसों दिशाएं गुंजायमान हो जाती है,
वे सारी ध्वनियाँ अपने आप में संगीत की तरह संपूर्ण लोगों के आनंद का कारण बनती है। जब वे पैग बढ़ते हुए चले आते हैं, पैग बढ़ने का मतलब है एक स्थान से आगे बढ़ना फिर लौटकर उसी स्थान पर आना, जैसे पेंडुलम चलता रहता है। तो जब वे पैग बढ़ते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जैसे एक टहनी को किसी स्थान से, केंद्र बिंदु से दूर किसी दिशा की तरफ ले जाकर छोड़ने पर वो टहनी पुनः उस केंद्र बिंदु के आसपास घूमती हुई अंत में उस केंद्र पर आ जाती है। वैसे ही पतंग उड़ाने वाले बच्चे लचीले डाल की तरह, मुलायम टहनियों की तरह निस्संदेह कभी अपने निश्चित स्थान से आगे बढ़ते हैं, कभी लौटकर पुनः उस निश्चित स्थान के पीछे जाकर वापस उस केंद्र बिंदु पर आ जाते हैं। तो टहनी की तरह इधर से उधर, उधर से इधर होते बच्चों की तरफ इशारा करने के लिए रचनाकार ने कहा यहाँ पर कि जब वे पैक बढ़ते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, और इसी प्रयास में कभी कभी वो खतरनाक परिस्थितियों की तरफ पहुंच जाते हैं। तो कवि ने लिखा है, छतों के खतरनाक किनारों तक जब वे पैक बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। तो ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में उन्हें बचाता कौन है? तो उत्तर दिया कवि ने, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, यानी उनके हृदय में पतंग उड़ाने का जो उत्साह है, जोश है, वह उत्साह का संगीत ही उन खतरनाक किनारों से उन बच्चों को गिरने से बचाता है। यानी उनके शरीर का लचीलापन उनको ऐसी विकट परिस्थितियों में थामता है ताकि वे गिर न सके। और कौन संभालती है उनको? पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। यानी जैसे एक धागे के सहारे पतंग आसमान की असीम ऊंचाइयों की तरफ बिना किसी गोता खाए उड़ते रहती है, वैसे मानो वह एक धागा ही खतरनाक किनारों से गिरने से बच्चों को रोकता है। मानो वो एक धागा बच्चों का सहारा बनता रहता है, यानी धागे के सहारे बच्चे संतुलित होते रहते हैं। अब कवि ने लिखा है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। ये एक मुख्य लाइन आशय में पूछी जा सकती है। अब पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे, इसका मतलब है जैसे जैसे बच्चों की पतंग उनके लक्ष्य के अनुरूप ऊंचाइयों को प्राप्त करती है, बच्चों की कल्पनाशीलता, उनकी स्वप्न जीविका की प्रवृत्ति आदत और अधिक बलवती होती है। यानी पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इसका मतलब है बच्चे कल्पनाशील बनते जाते हैं। जैसे जैसे सफल होते हैं वे स्वप्नजीवी बनते जाते हैं अपने रंध्रों के सहारे, यानी अपने जोश के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, कभी कभी लापरवाही के कारण पतंग की तरफ ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट होने के कारण खतरे से वे अनजान हो जाते, और अगर वे गिर जाते हैं और गिरने पर अगर वो बिना चोटिल हुए उठ जाते हैं, बच जाते हैं, तब उनके व्यवहार में क्या अंतर आता? तो कवि ने लिखा है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों की खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। सुनहले सूरज के सामने आने का मतलब है बड़ी से बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करके उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कब? जब वो विकट परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी चोटिल नहीं होते हैं, खतरनाक किनारों से गिरने पर भी बच जाते हैं, तो वे और अधिक निडर होकर विकट परिस्थितियों में अपने आप को डालकर जुझारू प्रवृत्ति दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी उनका आत्मविश्वास, उनकी निडरता और अधिक बढ़ जाती है। और अंत में कवि ने लिखा है कि भले ही वो निडर होकर आत्मविश्वासी बनकर खतरे में अपने आप को डालते हैं, लेकिन धरती हमेशा एक माँ की तरह उनकी केयर करती है। उसी की तरफ इशारा करने के लिए कवि ने लिखा है कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो यहाँ पर धरती का वात्सल्य स्वरूप आपके सामने आया है और संकेत किया है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए माताएं हमेशा चिंतित रहती है। माताएं हमेशा अपनी देख रेख में पतंग उड़ाने वाले बच्चों को पतंग उड़ाने की अनुमति देती है। इस प्रकार कवि ने पूर्ण रूप से पतंग के जरिए बच्चों की कल्पना जीविका, कल्पनाशीलता, स्वप्नजीवी होने की आदत की तरफ इशारा किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।